हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में जो अपना यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पहला अपना राइटर राइटर है, ठीक है, एडमंड स्पेंसर। तो उनको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे जैसे सिलेबस में यूनिट वाइज दिया हुआ है उसी तरह से मैं अपने चैनल पर, ठीक है, सभी राइटर को कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। तो एडमंड स्पेंसर का जो लाइफ स्पेन रहा था वो 1552 से लेकर के 1599 तक रहा था, ठीक है। यानी कि लगभग ये 47 ईयर्स का जो उनका लाइफ स्पेन था टोटल, ठीक है। और इसी 47 ईयर्स में उन्होंने ग्रेट वर्क्स लिखे। बहुत ज़्यादा उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन अपना दिया। तो इस यानी लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों पर ध्यान देंगे। वैसे तो सिलेबस में तो केवल सोनेट नंबर 67 ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बायोग्राफी से भी बनते हैं और इसलिए वजह से हम लोग थोड़ा बहुत पोर्शन बायोग्राफी भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोनेट नंबर 66 को पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि ही वॉज बर्न इन द ईस्ट स्मिथ फील्ड। तो जो एडमंड स्पेंसर थे उनका जन्म जो ईस्ट स्मिथ फील्ड में हुआ था, जो कि आज के समय में लंदन में पड़ता है, ठीक है। और जो समय था वो 1552 का ईयर था। कह रहा है ही वॉज बर्न इन लंदन बट ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड आयरलैंड। ये बात ध्यान देनी होगी कि भले ही उनका जन्म लंदन में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली जो है आयरलैंड आया जाया करते थे। और इसी वजह से उनके जो कई वर्क हैं जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से इंग्लैंड से ज़्यादा तवज्जो आयरलैंड को ही दिया है। आयरलैंड फॉर द वर्क अंडर द पेट्रोनेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एक और भी पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो स्पेंसर थे, एडमंड स्पेंसर थे, वो क्वीन एलिजाबेथ के समय के थे, ठीक है। यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय के थे, ठीक है। इन्होंने बहुत से ऐसे वर्क लिखे और बहुत से ऐसे पोएम उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ बेथ को प्रेज किया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ही वॉज मैरिड टू टाइम्स इन हीज़ लाइफ। यानी उन्होंने अपने जीवन में दो बार विवाह किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि बाई 1594 यानी 1594 में क्या हुआ था। स्पेंसर फर्स्ट वाइफ डाइड, ठीक है। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो उनकी डेथ हो गई थी। एंड इन दैट ईयर ही मैरिड एज अ मच यंगर एलिजाबेथ बॉयल, ठीक है। और यानी उसी ईयर में, ठीक है, उन्होंने अपने फिर दूसरी विवाह कर ली थी और उनकी जो सेकेंड वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, जो उनसे एज में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यंगर थी, छोटी थी, ठीक है। और हालांकि छोटी भले ही थी पर यानी इनको मानते बहुत थे एडमंड स्पेंसर। इसी वजह से उन्होंने अपने कई पोयम लिखे जिसमें कि एलिजाबेथ बॉयल को उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। अपने मैरिज को सेलिब्रेट किया, अपने वाइफ की, अपने बिलव्ड की बातें वो करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है अपना कि यहाँ पर ही एड्रेस टू हर इन द सोनेट सीक्वेंस एमोरोटी। यानी एमोरोटी के नाम से एक यहाँ पर उनका सोनेट है एडमंड स्पेंसर का जो बड़ा ही फेमस है। तो इस पूरे सोनेट में उन्होंने एलिजाबेथ बॉयल को ही एड्रेस किया है। और एक और उन्होंने पोएम लिखा है, द मैरिज इटसेल्फ वाज सेलिब्रेटेड इन एपिथेलमियम। तो एक एपिथेलमियन भी एक फेमस पोएम है, ठीक है, एडमंड स्पेंसर की, जो लिखी गई थी केवल और केवल सेलिब्रेट करने के लिए मैरिज का। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंटेंट हिज प्रोज वर्क, उनका एक प्रोज वर्क था जिसका नाम था अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ठीक है, कैन नॉट बी पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम। तो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट के इसमें था। इन्फ्लेमेटरी कंटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कंटेंट जो कि लोगों को भड़का दे, प्रोवोक कर दे, ठीक है, प्रोवोक कर दे, लोगों को भड़का दे, दंगा फसाद करा दे। तो ऐसा कंटेंट होने के वजह से उन्होंने उनका एक फेमस जो प्रोज वर्क था जिसका नाम था अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, वो पब्लिश नहीं हो सका। ये बाद में पब्लिश हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब एडमंड स्पेंसर की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, जब वो लाइफ में जब वो यानी उनकी डेथ हो चुकी थी, तब उनका ये वर्क पब्लिश हुआ था, ठीक है। ही वॉज बरीड इन द पोएट्स कॉर्नर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे। ये फेमस प्लेस है। पोएट्स कॉर्नर का मतलब ये है कि जो एक प्लेस है जो कि वेस्टमिनिस्टर एबे में पड़ता है, जो बहुत ही एमिनेंट जो पोएट हुआ करते थे इंग्लैंड के, उनकी कब्र जो है एक ही प्लेस पर है, ठीक है, और वो है वेस्टमिनिस्टर एबे।
और इसके अलावा ये है कि जो एडमंड स्पेंसर हैं उन्होंने बहुत कई फेमस वर्क भी लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस वर्क्स में अपना जो फर्स्ट और फेमस वर्क है वो है शेफर्ड कैलेंडर, और दूसरा है अपना फेरी क्वीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये वर्क इम्पॉर्टेंट है। फेरी क्वीन बोला जाएगा कि किसकी रचना है, तो वो एडमंड स्पेंसर की है, ठीक है। फेरी क्वीन में इन्होंने एक अलग प्रकार के एलिमेंट का यूज किया है, जो कि मैं कहूँगा यहाँ पर कि एलिगोरिकल पोयम है। एलि एरि एलिगोरिकल पोयम एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, जिसका नाम था द फेरी क्वीन। और उन्होंने एक और पोयम लिखा एमोरोटी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि वो एलिजाबेथ बॉयल को के मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने लिखा था। और एपिथेलमियन में भी वो यही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये चारों वर्क तो पता होना चाहिए कि शेफर्ड कैलेंडर और फेरी क्वीन, एमोरोटी और एपिथेलमियम, ये जो चारों वर्क हैं ये एडमंड स्पेंसर के ही हैं, ठीक है। एडमंड स्पेंसर के ही ये फेमस वर्क हैं, ठीक है साथियों। तो थोड़ा सा जानते हैं कि हम लोग यानी शेफर्ड कैलेंडर में किसकी बात की गई है। तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर वर्क अपीयर्ड इन द 1579। तो पहले भी तो वर्क पब्लिश होते थे एडमंड स्पेंसर के, लेकिन ये जो है 1579 में जो वर्क आया था जिसका नाम था शेफर्ड कैलेंडर, ये फेमस था, ठीक है। आगे कह रहा है कि इट इज़ सेड दैट ही कॉपीड इट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी पोएट, ठीक है। कह रहा है कि यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में एक पोएट रहते थे जिनका नाम था वर्जिल, ठीक है। वर्जिल वर्जिल क्लासिकल राइटर्स ये थे। तो वर्जिल का एक वर्क था जिसका नाम था एक्लॉग, ठीक है, एक्लॉग। तो एक्लॉग के ही स्टाइल को एडमंड स्पेंसर ने कॉपी किया था, किसमें, तो शेफर्ड कैलेंडर में। और एक्लोग में क्या लिखा गया था, क्या था एक्लोग में, तो एक्लोग एक पेस्टोरल पोयम था। पेस्टोरल पोयम यानी जो क्लासिकल राइटर थे वो पेस्टोरल पोयम ही अक्सर लिखा करते थे। पेस्टोरल पोयम का ये मतलब होता है कि एक ऐसा पोयम जिसमें यानी जिसमें विलेज लाइफ को दिखा दिया जाए, ठीक है, या फिर शेफर्ड को दिखाया जाए। पहले के समय में लोग जो है शेफर्ड रहा करते थे, तो शेफर्ड को दिखाया जाए या फार्मर्स को दिखाया जाए। तो ऐसी पोयम जो इन सभी की बातें करती हैं उसी को हम लोग पेस्टोरल पोयम कहते हैं, ठीक है। और ये एक्लोग जो है वो एक पेस्टोरल पोयम थी, फर्स्ट सेंचुरी के राइटर वर्जिल द्वारा लिखा गया, जो कि डायलॉग और मोनोलॉगी के फॉर्म में लिखी गई थी। डायलॉग और सोलिलॉकी के फॉर्म में लिखी गई थी। सोलिलॉकी क्या होता है, तो सोलिलॉकी का मतलब होता है एक ऐसा डायलॉग, ठीक है, जिसमें जो राइटर है, ठीक है, वो खुद से ही बातें करता है, ठीक है। वो सेल्फ अपने आप को, मैं कहूँगा कि सेल्फ इन्वोक करने की, सेल्फ की बात करता है, सेल्फ इन्वोकिंग की बात करता है सोलिलॉकी में, ठीक है। और उसके बाद है द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में है कि द स्पेंसर मास्टर पीस इज़ हिज एपिक पोएम, ठीक है। एपिक पोएम का मतलब होता है कि काफ़ी लंबा पोएम हो जिसमें कुछ सेलेस्टियल एलिमेंट भी हों। तो फेरी क्वीन एक जो है एपिक पोएम है एडमंड स्पेंसर का। और ये जो है पोएम है ये यानी कि कई बुक में आया था, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट बुक था वो 1590 में आया था, 1590 में आया था, ठीक है। और जो सेकंड बुक था उसका वो 1596 में आया था, ठीक है साथियों। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन के टाइटल से 12 बुक्स लिखना चाहते थे, यानी इतनी बड़ी पोएम लिखना चाहते थे कि जिसमें 12 बुक हो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। बहुत यानी कि बस 2 ही बुक पब्लिश हो पाया था, बाकी बुक पब्लिश नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो आज के समय में जो हम लोग फेरी क्वीन का पब्लिकेशन देखते हैं या फिर जो बुक देखते हैं वो एक इनकम्प्लीट वर्जन है, वो कंप्लीट वर्जन नहीं है, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस और इन सभी के बावजूद भी, यानी ये इनकम्प्लीट पोएम होने के बावजूद भी, आज के इंग्लिश लिटरेचर के समय में ये जो है फेरी क्वीन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम है। और ये एक एलिगोरिकल वर्क है जिसमें उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को प्रेज किया है। दरअसल उस समय के राइटर जो हैं, यानी उस वक्त के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी प्रेज में ही पोएम लिखा करते थे, क्योंकि जिसके वजह से वो स्पॉन्सर उनको मिल सके, कोर्ट और उनको स्पॉन्सर कर सके, ठीक है। और पोएम की बात करते हैं तो पोएम में हमारा ये है कि जो एमोरोटी है इसमें यहाँ पर स्पेंसर यूजेज सटल ह्यूमर एंड पैरोडी वाइल प्रेजिंग हिज बिलव्ड, ठीक है। तो
इस एमोरेटी पोयम में यानी कि एडमंड स्पेंसर ने सटल ह्यूमर का भी यूज़ किया है और पैरोडी का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपने बिलव्ड को प्रेज़ करने के लिए। एपिथेल्मियन ने में उन्होंने क्या किया है, तो इसको देखते हैं। दिस वर्क वाज ऑल्सो सिमिलर टू द अमोरेटी। तो ये वर्क भी सिमिलर था एमोरेटी से, जो कि डील करता है, क्या इसमें दिखाया गया है कि अनईज़ in the development of the romantic and sexual relationship. It was written for his young bride Elizabeth Boyle, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एपिथेल्मियम में जो आने वाली परेशानियाँ थी, जो बिगड़ते हुए रिलेशनशिप थे एलिजाबेथ बॉयल और एडमंड स्पेंसर के बीच में, तो उन्होंने ही इसका जिक्र किया है एमोरेटी में। लेकिन कुछ क्रिटिक्स मानते थे कि जो यानी कि जो पैनिक स्थिति देखी जाती है, जो एंजाइटी देखी जाती है एपिथेल्मियन में, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेरी क्वीन जो उनका मास्टरपीस था, जो वो कंप्लीट करना चाहते थे, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सम क्रिटिक्स ऑल्सो बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट्स द एंजाइटीज़ एट द टाइम एज ही वॉज अनेबल टू कम्प्लीट हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क, ठीक है। तो उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क था फेरी क्वीन, जो कि वो अपने लाइफ जीवित रहते हुए ही उसके पूरे वॉल्यूम को वो लिखना चाहते थे, पर वो सफल नहीं हो सके, केवल 2 ही बुक पब्लिश करा पाए थे। तो जो यानी कि एपिथेल्मियम में जो एंजाइटी दिखती है, उसका कारण कुछ क्रिटिक्स यह भी मानते हैं। आगे कह रहा है अपना कि स्पेंसर ऑल्सो रिलीज अ पोएम प्रोथेल्मियन। एपिथेल्मियन तो पोएम था ही, लेकिन दूसरा पोएम जो था उनका ये प्रोथेल्मियन था, ठीक है, जो कि एक वेडिंग सॉन्ग रिटेन फॉर द डॉटर ऑफ अ ड्यूक, जो कि ड्यूक का मतलब किंग होता है, तो किंग के डॉटर के यानी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने प्रोथेल्मियम नाम से भी एक पोएम लिखा था। यहाँ पर देखिए, एलिजेटली इन होप्स टू गेन द फेवर इन द कोर्ट। कोर्ट का मतलब वही होता है, बार्ड कह लीजिए, कोर्ट कह लीजिए, जहाँ पे मतलब राजा का दरबार जो रहता था, तो दरबारियों को खुश करने के लिए, किंग को खुश करने के लिए उस समय के जो राइटर थे वो पोएम लिखा करते थे। उनको कुछ इस प्रकार से करने से उनको कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाया करती थी। और यहाँ पर ये है कि स्पेंसर ने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने यानी सोनेट भी लिखी थी, और उनके सोनेट की स्टाइल कुछ अलग थी। देखिए, कई सोनेट होते हैं, मुख्य रूप से इंग्लिश लिटरेचर में 2 ही प्रकार के सोनेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो स्पेंसेरियन सोनेट होता है, और उसके बाद अपना एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है। तो स्पेंसरियन सोनेट की क्या क्वालिटी होती है उसको देखते हैं। स्पेंसर यूज्ड अ डिस्टिंक्टिव वर्स फॉर्म कॉल्ड द स्पेंसरियन स्टेंजा। तो जो स्पेंसर थे, एडमंड स्पेंसर थे, उन्होंने एक अलग ही अंदाज में इस स्टेंजा को और पोएम को लिखने के लिए एक तरीका ढूंढा था। क्या था उसमें? तो स्पेंसरी स्टेंजा के जो मीटर होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, विथ अ फाइनल हेक्सामीटर जो 6 फीट होते हैं। तो स्पेंसरियन स्टेंजा में 6 फीट हुआ करते हैं, ठीक है। और द स्ट्रेसेस नोन एज द एलेक्जेंड्राइन, और उसी को हम लोग एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। तो जिसमें 6 फीट और एलेक्जेंड्राइन होगा, ठीक है, उसी को हम लोग स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। और स्पेंसरियन स्टेंजा की या फिर स्पेंसरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? तो देखिए, लिखा हुआ है ए बी, फिर से ए बी, ए बी, ए बी, बी सी, फिर बी सी, लास्ट में सी होता है, ठीक है। यानी ए बी, बी सी, सी। तो ये स्टाइल होती है स्पेंसरियन स्टेंजा की। अब आगे अगर हम इस साथ में पढ़ेंगे तो ये बेहतर होगा, ठीक है, हमें कंपेयर करने का अच्छा मौका मिल जाएगा कि इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट आफ्टर इट्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर। तो इंग्लिश के सोनेट हैं को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लिश के सोनेट को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यदि किसी ने किया था तो वो विलियम शेक्सपियर थे। क्या क्वालिटी था इनके सोनेट का? तो इसमें 3 क्वार्टरन हुआ करते थे, 3 क्वार्टरन्स एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, ठीक है। यानी लास्ट में 2 लाइन रहा करती थी। कपलेट का मतलब होता है पोएम ऑफ 2 लाइन। तो 3 क्वार्टरन हुआ करते थे, और लास्ट में यहाँ पर 2 लाइन और हुआ करती थी। जो अगर आप यहाँ पर देखें तो वही यहाँ पे कह रहा है 3 क्वार्टरन, एक क्वार्टरन ये, दूसरा क्वार्टरन ये, और तीसरा क्वार्टरन ये, और लास्ट में ये 2 लाइन का कपलेट। तो राइमिंग स्कीम को ध्यान देंगे आप कि जो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हुआ करते थे उनकी राइमिंग स्कीम क्या हुआ करती थी? तो ए बी, सी डी, ई एफ, और लास्ट में 2 जी, ये इनका राइमिंग स्कीम हुआ करता था।
कह रहा है आगे कि स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स लैम ने ही स्पेंसर को कहा था क्या, पोएट्स पोएट, कवियों के कवि। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स लैम ने, नहीं इस तरह बनता है कि एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट्स पोएट कहा था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम। जॉन मिल्टन ने क्या कहा था यानी एडमंड स्पेंसर के बारे में, तो जॉन मिल्टन का एक पॉलिटिकल वर्क था जिसका नाम था एरोपेजिटिका। तो एरोपेजिटिका में जॉन मिल्टन कहते हैं कि आवर सेज एंड सीरियस पोएट, सेज का मतलब संत साधु होता है, तो आवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर होम आई डेयर बी नोन टू थिंक अ बेटर टीचर देन स्काउट्स एंड एकिनास। तो उनके समय में, उनके लाइफ यानी जॉन मिल्टन के समय में दो महान टीचर थे उनके, स्काउट्स एंड और एकिनास। तो इनसे भी ज़्यादा महान वो समझते थे एडमंड स्पेंसर को। अलेक्जेंडर पॉप भी एक जो है ग्रेट राइटर थे, क्रिटिक भी थे। ये जल्दी ये किसी की तारीफ नहीं किया करते थे, लेकिन इन्होंने एडमंड स्पेंसर के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कहे हैं। क्या था वो, अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स बी सी बट वी लव हर विथ देम ऑल। कह रहा है कि एक स्पेंसर को कहते हैं कि एक ऐसी मिस्ट्रेस है, ठीक है, जिसके फॉल्ट्स को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे उतना ही मोहब्बत या फिर प्रेम करते हैं। अब अपने बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि सोनेट नंबर 67 है। तो सोनेट नंबर 67 का जो स्टेंजा नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो पोएट हैं, ठीक है, वो कंपेयर किए हुए हैं। अगर यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि पोएट को और यहाँ पोएट अपने आप को हंटर भी बताते हैं, पोएट हंटर, ठीक है, और लवर, ये एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जब पोएट अपनी बात करेंगे तो वो हम यहाँ पर 3 सेंस निकालेंगे। उसके बाद उसके बाद पोएट जो हैं वो अब कभी अपने वाइफ की जिक्र करते हैं, बात करते हैं, कभी कभी उसी को अपना बिलव्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और कभी कभी वो अपने आप को यानी फिर दूसरी तरफ वो डियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो हंटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो डियर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो लवर अपने आप को समझते हैं तो फिर अपने आप को बिलव्ड यानी बिलव्ड की तलाश की बात करते हैं, ठीक है। तो पोएट ने अपने आप को यहाँ पर 3 चीज़ों से मेंशन किया है। तो मैं पोएट बोलूँगा तो आप हंटर भी समझ लेंगे और लवर भी समझ सकेंगे। चलिए अब हम लोग स्टेंजा को शुरू करते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर अ वेरी चेस। कह रहा है कि जिस प्रकार से एक हंटर जो होता है अपने शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाता है, ठीक है, लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस, जिस प्रकार से एक हंटर शिकार को के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाता है, सीइंग द गेम फ्रॉम हिज स्केप्ड अवे, और ये देखता है कि जो शिकार था, ठीक है, अब तो वो उसके हाथ में कभी नहीं आ पाएगा, जो गेम है वो तो अब ख़त्म ही हो चुका है, शिकार काफ़ी दूर चला गया है, अब वो मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा। तब क्या होता है, सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम सैडी प्लेसेस। तब जो है राइटर जो है, ठीक है, या फिर जो हंटर है, वो थक हार करके एक छायादार पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। थक हार करके एक छायादार पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। किसके साथ में बैठता है, विथ पेंटिंग हाउंड्स बिगवाइल्ड ऑफ देयर प्रे, यानी अपने जंगली कुत्तों के साथ में, ठीक है, जो कि शिकार से वंचित हैं। यानी न तो शिकार पोएट को मिला है, न उसके पेंटिंग हाउंड्स को मिला है, सभी लोग शिकार से वंचित हैं। राइटर अपने आप को स्टार्टिंग में हंटर कहते हैं और अपने बिलव्ड्स को डियर कहते हैं, या फिर कोई ऐसा शिकार समझते हैं अपने बिलव्ड को। और वहीं पर सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन ऐसे, कह रहा है कि हम यानी लगातार कई मीटर की दूरी तय करने के बावजूद भी जितने भी एफर्ट थे वो व्यर्थ चले गए। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, फ्यूटाइल होता है, ठीक है। जितने भी जो यानी कि एफर्ट थे वो सभी फ्यूटाइल हो गए। फिर क्या हुआ, वेन आई ऑल वेरी हैड द चेस फॉर शोक, यानी जब हम सभी लोग शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, ठीक है, तो हम लोगों ने उसे त्याग दिया, फॉरसेक कर दिया। फॉरसेक का ही सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो हमने उसको त्याग दिया कि ठीक है जाने दो, अब वो मेरे पास नसीब में नहीं है तो फिर नहीं ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, देखिए, द जेंटल डियर रिटर्न इन सेल्फ सम वे, लेकिन वो देखते हैं कि जो जेंटल डियर है यानी जो बिलवेड है वो खुद ही,
ठीक है, खुद ही बड़े ही अपने आप ही वो किसी रास्ते से वापस उनके पास में आती है, ठीक है, यानी उनके तरफ चल कर के आती है, ठीक है। यहाँ पर डियर का मतलब वही बिलव्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बिलव्ड जो है वापस उनके पास में आती है। थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए एट द नेक्स्ट ब्रूक। अगर आप यहाँ पर डियर समझ रहे हैं, यानी कि डियर जब आप समझेंगे, डियर को लेते हुए चलेंगे, तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि वो पास के ही झरने में जो डियर है, ठीक है, वो अपने प्यास को बुझाने के लिए आता है या फिर आती है, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, मैं यहाँ पर फिर से समझा देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में कहते हैं कि हम जब पोएट का कहना यही है कि जब हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करती है, ठीक है। और जब हम यानी कि उसका तलाश बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर जो है वो अपने आप ही वापस आ जाती है। तो कुछ इसी प्रकार का सेंस पोएट जो है अपने पोएम में देने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। कह रहा है यहाँ पर कि डियर सी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, ठीक है, यानी जब जो डियर है या फिर जब बिलव्ड जब वो उनके पास में आती है, ठीक है, तो वो उनके तरफ बहुत, बिहोल्ड का मतलब लुक होता है, ठीक है, बड़े ही यानी कि या स्नेह भावना से वो राइटर के तरफ देखती है। विथ माइल्डर लुक कह रहा है, बड़े ही स्नेह के साथ में वो उनकी बिलव्ड उनको देखती है। और पोइट ये सोचते हैं, सॉट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस्ट स्टिल डिड बाइड। कहते हैं कि अभी तक तो वो बहुत दूर जा रही थी मुझसे, ठीक है, और इसी डर से पोएट उसे पकड़ने की चाहत नहीं रखते हैं। चाहत न रखते हुए भी, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा तो वो दोबारा से उड़ जाएगी या फिर दोबारा हमसे दूर चली जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, बचने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, डरे सहमे होते हुए भी उसको वो जा कर के पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, टिल आई इन हैंड हर एट हाफ ट्रेम्बलिंग लुक। वो इतना भयभीत थे कि जब वो उसको पकड़ रहे थे तो उनकी बॉडी, या फिर मैं यूँ कहूँ तो उनके हैंड्स काँप रहे थे। लेकिन एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड। अगली लाइन में कहते हैं कि लेकिन वो खुद ही शिकार के ही मर्जी से, यानी बिलव्ड के ही मर्जी से, ठीक है, वह उसको भी बहुत फर्मली यानी बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में तो वो दूर जा रही थी और राइटर को इस बात का डर भी था, ठीक है, इस बात का डर भी है कि वो दोबारा मुझसे दूर ना कहीं चला जाए, इसलिए वो भयभीत होते हैं, वो उसको पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जा कर के पकड़ लेते हैं। तो जब पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो खुद ही अपने आप को सरेंडर करती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी वो खुद भी चाहती है। तो इस प्रकार से वो दोनों लोग एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कपलेट, अब लास्ट में वही कपलेट है यहाँ पर, कपलेट यानी जो दो पोएम हैं जो कि कंक्लूडिंग लाइन है, तो उसमें क्या कहा गया है इसको समझते हैं। कह रहा है कि स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड। कह रहा है यहाँ पर कि स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी ही अजीब बात है कि कैसे, यानी कि स्टार्टिंग में हम उस चीज़ के पीछे भागते रह गए, भागते फिरते रहे, ठीक है, जंगली जानवर की तरह हम उसके पीछे भागते फिरते रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुद ही स्वयं बिना कुछ किए ही हुए ही वो जीत गए। सो गुडली वॉन विथ हर ओन विल बिगवाइल्ड, ठीक है, यानी कि अपने बिलव्ड के ही वजह से, ठीक है, अपने बिलव्ड के ही वजह से या फिर अपने शिकार के ही वजह से वो अपने आप जीत गए, ठीक है, और जो उससे वंचित था आज वह उसके पास में है। यहाँ पर इसका मतलब ये निकल जाएगा, ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अजीब बात है कि एक वक्त था कि जब वो उसके पीछे जंगली जानवर की तरह भागते फिरते रहते थे, ठीक है, लेकिन जब वो उसकी इच्छा छोड़ दिए, तलाश छोड़ दिए, तो खुद ही वो उनके पास में आता है, ठीक है, यानी जो शिकार है, जो बिलव्ड है, वो खुद ही उनके पास में आती है, ठीक है, और जो अब तक वो वंचित थे वह, यानी कि जो बिगवाइल्डनेस था उनका, ठीक है, वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पोएम रहा। तो कंक्लूजन में बस यही आप यह समझ सकते हैं कि जो चीज़ स्टार्टिंग में काफ़ी दूर थी, जिसकी तलाश राइटर कर रहे थे, तो वो उनको नहीं मिली, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब तलाश छोड़ करके वो थक हार के बैठ गए, ठीक है, तो वो चीज़ अपने आप ही उनके पास खुद चल करके आ गई। तो यही पोएम है। इसके कुछ
लाइन भी हैं जो कि याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, याद तो मैं नहीं कहूँगा। क्या है इसमें कि जैसे सिंपल सी बात है यहाँ पर दे देगा कि लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज सीइंग द गेम फ्रॉम हिम स्केप्ड अवे। तो ये किसकी स्टार्टिंग लाइन है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि सोनेट नंबर 66 है और इसके ऑथर कौन है, तो एडमंड स्पेंसर हैं। ठीक है, कंपोज उन्होंने एडमंड स्पेंसर ने ही इसको किया था। ठीक है, तो ये रहा अपनी क्लास। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो और जो ये पीडीएफ है आप यहाँ से ये पीडीएफ जो है आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर, इसको ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। और यानी कि स्टेट के जो सिलेबस हैं उसको हम अपने चैनल पे कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि टाइम कम है लेकिन फिर भी ठीक है, जितना हो सकेगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं।